Hello everyone, I see Ayushi Khanna is back with a new video. और जैसा कि मैंने लास्ट टाइम कहा था कि अब हम अकाउंटेंसी के साथ स्टार्ट करने वाले हैं, तो दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें कि हम समझेंगे कि अकाउंटिंग क्या होता है, हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या इसके एडवांटेजेस या लिमिटेशंस हैं एंड मेनी मोर. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग. अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अकाउंटिंग? द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. अब ये पढ़कर लग रहा होगा कि ये तो बहुत सारी टर्म्स हैं और ये कैसे रिवाइज हो, मतलब कैसे हम रिकॉल कर पाएंगे. So these are nothing but the steps of process of accounting. और जैसे जैसे हम आगे सिलेबस करेंगे या चैप्टर्स कवर करेंगे, यू विल बी ईजिली एबल टू अंडरस्टैंड कि कौन सा स्टेप है और इसके अंदर हम क्या क्या डिटेल करते हैं अकाउंटिंग में. और यही कुछ टर्म्स हैं जो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस का आंसर देने वाली है. फॉर एग्जांपल, इफ़ आई टॉक अबाउट डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, तब यही यूज़ होगा. If we talk about process of accounting, what are the uses of accounting, तो कहीं ना कहीं जो पॉइंट्स है वो यहीं से निकलने वाले हैं. So let's understand this definition. It is the systematic process of identifying. सबसे पहले आपको identify करना पड़ेगा business transactions को. Measuring, आपको monetary values उनकी measure करनी पड़ेंगी. Recording, अब जो भी आपने मेजर किया आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे. क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, ये तीन टर्म्स कुछ ऐसी हैं जो स्पेसिफिकली आप जब प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे तब आपको ज़्यादा समझ आएगा. बस मैं इतना बता देती हूँ कि क्लासिफिकेशन मतलब अलग अलग अकाउंट्स आप क्रिएट करेंगे फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टीज. समराइजिंग मतलब, क्योंकि अब जो हमारे ऑनर हैं, मैनेजमेंट है, ये काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनके पास टाइम नहीं है कि वो अकाउंट्स की हर एक आइटम के थ्रू मतलब गो थ्रू हो, बट उनको समरी यूज़ कर सकते हैं वो डिसीजंस लेने के लिए या इंटरप्रिटेशन के लिए या कुछ भी. कि अगर आप अकाउंटिंग किसी की देख रहे हैं तो आप सीधा समरी से, मतलब यूजिंग योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, इन सब से आप समरी क्रिएट करके इजीली अपना डिसीजन ले सकते हैं. और इन सब का कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर हम अल्टीमेटली जो हमारे इंफॉर्मेशन यूज़र्स हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज़र्स हैं, जो हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, हम अगर उन तक कम्युनिकेट नहीं कर पाए. सो दीज आर द टर्म्स विच विल बी यूज्ड टू डिफाइन अकाउंटिंग and also are the steps for accounting. It shows the profit earned or loss incurred during the accounting period, value and nature of assets, liabilities and owner's equity. अब हमें एक बात मेन समझनी है कि फॉर एनी काइंड ऑफ अकाउंटिंग, जो अकाउंटिंग का मेन रिजल्ट होता है दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, जिसमें से बैलेंस शीट आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को डिफाइन करेगा और ट्रेडिंग पीएनएल मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपका प्रॉफिटेबिलिटी को डिफाइन करेगा कि आप ड्यूरिंग द ईयर कितने प्रॉफिटेबल रहे हो. अब देखो, अकाउंटिंग आपको क्या बताएगा? इट शोज द प्रॉफिट अर्नड और लॉस इनकर्ड. या तो आपका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा. ये हमें कहाँ से पता लगेगा? while creating the accounts and summary in the form of trading account and profit and loss account. दूसरी तरफ value and nature of assets, liabilities and owner's equity. owner's equity मतलब जो भी ऑनर ने पैसा लगाया होता है, जिसको हम कैपिटल भी बोलते हैं, उसको डिफाइन करेंगे कितनी है. लाइबिलिटीज, और जो नेचर और वैल्यू बोल रहे हैं ना, ये दिस मीन्स different kinds of assets are there, different kinds of liabilities are there. ये जब हम basic terms of accounting पढ़ेंगे उसमें कवर होगा. एंड वैल्यू मीन्स उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू, क्योंकि
अल्टीमेटली हमारी जितनी भी हम अकाउंट्स रिकॉर्ड बनाते हैं, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन मनी मेजरमेंट. सो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि अकाउंटिंग है क्या और अकाउंटिंग से आपको क्या रिजल्ट मिलता है. इसका एक और पॉइंट है, सिंस अकाउंटिंग इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. कि आपके बिजनेस से क्या पता लग रहा है वो आप अकाउंट्स पढ़कर समझ सकते हैं. सो नेक्स्ट टॉपिक इज एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हम अकाउंटिंग के फीचर्स पढ़ेंगे. एंड एज आई हैव टोल्ड यू, कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो अकाउंटिंग की डेफिनेशन, प्रोसेस और उसके फीचर्स में यूज होंगी. सो फर्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स. क्योंकि हम हर एक चीज़ तो रिकॉर्ड कर नहीं सकते अकाउंटिंग में, तो आपको वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना है. जो भी आपके रूटीन में इवेंट्स हो रहे हैं, बीइंग एन अकाउंटेंट आपको ये पता होने चाहिए कि विच आर द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स जिसको हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे. अब उसको रिकॉर्ड करने के लिए यू कैन नॉट यूज एनी अदर यूनिट्स बट मनी. और अगर हम इंडियन रिकॉर्ड्स की बात करें तो इट्स रुपीज. सो मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी. फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज परचेज ट्रांजेक्शन, आपने परचेज करें अपने गुड्स फॉर ₹50,000 जिसमें 1000 यूनिट्स आए हैं. फॉर यू व्हाट इज रेलेवेंट इन अकाउंटिंग? 50,000 रुपीज, क्योंकि परचेज हुई है 50,000 की. 1000 यूनिट हम मेंशन जरूर करेंगे बट अल्टीमेटली 50,000 इज द रेलेवेंट वैल्यू. नेक्स्ट इज रिकॉर्डिंग. जो भी चीज़ आप रुपीज़ की टर्म्स में मेजर कर रहे हैं, रुपीज़ इज जस्ट फॉर इंडियन अकाउंट्स, इंडियन रिकॉर्ड्स के लिए बात कर रही हूँ मैं, तो उसको अब आप रिकॉर्ड करेंगे. रिकॉर्ड के लिए वी हैव जनरल एंट्रीज. ये अभी आगे आने वाले चैप्टर्स में सीखेंगे कि जनरल एंट्रीज होती क्या है और हम इनको कैसे क्रिएट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज क्लासीफाइंग. अब क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि रिकॉर्डिंग के टाइम पे जैसे जैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं हम उसको रिकॉर्ड करते रहते हैं. बट इन टर्म्स ऑफ क्लासीफाइंग हमें एक पर्टिकुलर अकाउंट बनाना पड़ता है एक आइटम के लिए या किसी एक रिप्रेजेंटेटिव के लिए. किस तरह के अकाउंट्स होते हैं वो भी पढ़ेंगे, बट क्लासिफिकेशन इंक्लूड्स लेजर. इसमें हम लेजर क्रिएट करते हैं जिसको हम बोलते हैं अकाउंट. फॉर एग्जाम्पल, आप गुड्स किसी सप्लायर से परचेज कर रहे हैं तो जितनी भी ट्रांजैक्शन उस सप्लायर से रिलेटेड होंगी, वेदर इट इज़ फॉर परचेज और परचेज रिटर्न, या आप कोई पेमेंट कर रहे हैं या आपको डिस्काउंट मिल रहा है, एनी काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड इन हिज अकाउंट. ताकि आपको एक पर्टिकुलर पर्सन का अगर कभी भी बैलेंस देखना है, कभी भी रिकॉर्ड देखना है, तो आप इजीली आप उस लेजर से देख पाए. नेक्स्ट इज समराइजिंग. इन्हीं सब बैलेंसेस को यूज करके, लेजर बैलेंसेस को यूज करके हम समरी क्रिएट करते हैं. वो अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड के साथ भी बताया. इन समरी वी क्रिएट ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट. ऑलराइट, तो समरी इसीलिए बनाई जाती है ताकि आपके डिसीजंस लेने में हेल्प हो जाए, आपको अकाउंट्स के एक एक डिटेल में ना जाना पड़े, आप समरी से ही डायरेक्टली एनालाइज और इंटरप्रेट कर पाएँ अपने डिसीजन के लिए. सो नेक्स्ट स्टेप इज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. मतलब आप जो समरी पढ़ रहे हैं, आप जो अकाउंट्स देख रहे हैं, उससे आपको बिजनेस के बारे में क्या पता लग रहा है. फॉर एग्जाम्पल, इन लास्ट ईयर वी हैड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 50,000 और अभी हमारा नेट लॉस आ रहा है 20,000 का. सो व्हाट डज दिस एक्चुअली शोज? प्रॉफिटेबिलिटी. तो आप अकाउंट्स को पढ़कर ही समझ पाएंगे. यू कैन इजीली एनालाइज एंड इंटरप्रेट इट्स फ्यूचर एज वेल, जो कि आपको एज अ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजर डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे. लास्ट स्टेप इज कम्युनिकेशन. और कम्युनिकेशन मैंने आपको पहले भी बताया कि इट इज कम्युनिकेटिंग द अकाउंटिंग डिटेल्स टू अकाउंटिंग यूजर्स या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजर्स बोल सकते हैं.
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इज अकाउंटिंग साइंस और एन आर्ट? ये अगर आप मैनेजमेंट स्टूडेंट हो, मैनेजमेंट या बिजनेस स्टडीज आप पढ़ रहे हो, तो उसमें भी आता है कि इज बिजनेस साइंस और एन आर्ट। तो अब देखो, हम यहाँ पर पहले हम ये समझेंगे कि साइंस का नेचर क्या है, आर्ट का नेचर क्या है, एंड अकॉर्डिंगली विल जस्ट कंपेयर इट विद अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज आर्ट एज वेल एज साइंस। अब अकाउंटिंग आर्ट कैसे होगी? बिकॉज ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, जो कि आपको हेल्प करेगा टू नो इट्स प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजिशन। So ultimately, any accountant has the skill to record these kinds of transaction, जिससे कि आपको profitability और financial position पता लगती। Accounting is also a science। अब science कैसे होगा? Because it is an organized knowledge या principles। जैसा कि हमें पता है कि साइंस के लिए अगर आपको कुछ साइंस की आप स्टडी कर रहे हो, तो वी हैव फिक्स्ड प्रिंसिपल्स, फिक्स्ड टेक्निक्स, फॉर्मूलाज विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, जो कि डिराइव किए गए हैं कुछ एक्सपीरियंस से या फिर एक्सपेरिमेंट से। सिमिलरली फॉर अकाउंटिंग वी हैव फ्यू अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जिसको हमें अकाउंटिंग करते टाइम यूज़ करना होता है, और इसका भी स्पेसिफिकली एक चैप्टर होगा जो हम पढ़ेंगे। So using these two features of art as well as science, we can define कि accounting एक science भी है और art भी है। अब आ गया accounting process। फिर से वही वाले पॉइंट्स रिपीट होंगे जो हमने स्टार्टिंग में देखे थे। अल्टीमेटली देखो, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स और इवेंट, सॉरी यहाँ पर आएगा identifying financial transactions or events. Second, recording, then classifying, summarizing, analyzing and interpreting, और लास्ट हो गया communicating results to the end users। वापिस से सारे वही पॉइंट्स हैं and it is really easy to be recalled। अब आप देखो ना, हमने प्रोसेस, इससे पहले डेफिनेशन और एट्रीब्यूट्स, ये तीनों चीज़ पढ़ी। सो इसमें सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, मनी में मेजर करना, अगेन रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड के लिए जनरल एंट्रीज, क्लासिफिकेशन के लिए लेजर मैंने आपको बताया, देन वी हैव समराइजिंग, समराइजिंग के लिए ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आपको प्रॉफिटेबिलिटी बताएगा बिजनेस की, एंड लास्ट वन इज बैलेंस शीट जो आपको फाइनेंशियल पोजीशन बताएगा। Then we have analyzing and interpreting, and last is communicating results to the end users. So ये तो हुआ हमारा accounting process। अब next we have branches of accounting। अब mainly यहाँ पर 3 branches cover होती हैं। One is financial accounting, cost accounting, management accounting। और अकॉर्डिंग टू सम डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स आपको कुछ और अकाउंटिंग के टाइप्स भी मिल सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई अकाउंटिंग का टाइप ऐसा है जो कवर किया गया सिलेबस में और आपको नहीं समझ आया, यू कैन मेंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स। अभी इसको समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एंड दिस इज द मेन सब्जेक्ट वी आर कवरिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मीन्स वो अकाउंटिंग जो आपके फाइनेंस के रिकॉर्ड को मेंटेन करने में हेल्प करती है और फाइनेंशियल रिजल्ट्स निकालने में हेल्प करती है। अल्टीमेटली जैसा हमने अभी पढ़ा कि एवरीथिंग विच इज इन टर्म्स ऑफ मनी, और आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नेक्स्ट वी हैव कॉस्ट अकाउंटिंग, और कॉस्ट अकाउंटिंग जो बेसिकली ना वी यूज इन फैक्ट्रीज, और कह सकते हो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट जो होते हैं या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो होती हैं, वहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग ज़्यादा काम आता है। बिकॉज एज द नेम सजेस्ट, आपको कॉस्ट आइडेंटिफाई करने में ये वाली अकाउंटिंग का पार्ट हेल्प करता है। पर यूनिट कॉस्ट निकाल सकते हो आप, टोटल कॉस्ट निकाल सकते हो, कॉस्ट को अलोकेट कर सकते हो ऑन डिफरेंट यूनिट्स। सो दैट इज अ ब्रांच which helps you to maintain the records for the total cost of a product.
लास्ट इसमें दिया हुआ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब वो है कि आपकी अकाउंटिंग मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगी। क्योंकि मैनेजमेंट को किसी भी बिजनेस के लिए मेन डिसीजंस लेने पड़ते हैं और उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक एक वाउचर एक एक इनवॉइस के मतलब थ्रू हो या फिर उनसे कुछ ना कुछ रिजल्ट्स निकालें या इंटरप्रेट करें। ये सिंगल इनवॉइस या सिंगल डॉक्यूमेंट्स का सारा काम वो अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास रखते हैं, बट यूजिंग द मेन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, या आप कह सकते हैं कि समरी यूज करते हैं या कुछ मेजर ट्रांजेक्शन्स को समझ कर दे कैन टेक देयर डिसीजन। सो दिस इज द काइंड ऑफ अकाउंटिंग जो मैनेजमेंट को उनके फर्दर डिसीजन लेने में हेल्प करेगी, बिजनेस को एक्सपैंड करने में हेल्प करेगी। ओके, नाउ वी हैव बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अब इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। बेसिकली दिस इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ स्टेप्स ऑफ अकाउंटेंसी, या फिर कह सकते हो कि एक फर्स्ट स्टेप है तो दूसरा सेकंड है। हमें पूरा करना होता है अकाउंटेंसी, विच इज अ वास्ट नॉलेज ऑफ होल अकाउंटिंग प्रोसेस, कि आप किस तरह से क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं, कैसे रिकॉर्ड करना है, एवरीथिंग। और इसमें जो फर्स्ट पार्ट आता है दैट इज बुक कीपिंग एंड सेकेंड इज अकाउंटिंग। लेट्स रीड द पॉइंट्स। अब बुक कीपिंग में क्या आएगा? आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। हमने जो प्रोसेस पढ़ी थी वहां से सिर्फ क्लासिफाइंग स्टेप तक काम होता है बुक कीपर का। अकाउंटिंग में क्या आएगा? कंसर्न विद समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, ऑब्वियसली इसमें एनालाइजिंग भी आ जाएगा, एंड कम्युनिकेटिंग द एंड रिजल्ट। तो मतलब अगर हम अकाउंटिंग प्रोसेस को दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो वन पार्ट इंक्लूड्स बुक कीपिंग, अनदर इंक्लूड्स अकाउंटिंग। बुक कीपिंग इज द प्राइमरी स्टेज, क्योंकि पहले आप अल्टीमेटली ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करके, मेजर करके और रिकॉर्ड करेंगे, तभी कुछ आप उसकी समरी वगैरह क्रिएट कर पाएंगे। सो बुक कीपिंग इज द प्राइमरी स्टेज, हाउएवर अकाउंटिंग इज द सेकेंडरी स्टेज। रूटीन इन नेचर, बुक कीपिंग रूटीन इन नेचर होता है। रीजन बीइंग, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जनरल एंट्रीज हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं। जिस जिस तरह से कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में होती है हम उसको रिकॉर्ड करते रहते हैं। इट कैन बी टाइम बेसिस, डेट बेसिस, वट एवर इट मे बी, बट हम काइंड ऑफ रेगुलर रिकॉर्डिंग है ये। हाउएवर जो अकाउंटिंग है दैट इज रिलेटेड टू समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग या कम्युनिकेटिंग, जो कि एनालिटिकल इन नेचर है, डायनेमिक इन नेचर है। मतलब ये काम कभी कभी होता है, जब रिक्वायर्ड हो तब होता है, या ऑन टाइमली बेसिस, बट नॉट ऑन रूटीन बेसिस। हाउएवर बुक कीपिंग, क्योंकि ये एक रेगुलर नेचर का काम है, इट इज़ रूटीन इन नेचर, और हम इसको रोज जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं हम इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। इसके कुछ और डिफरेंस वाले पॉइंट्स भी हैं, वो भी देखते हैं। Now we have performed by junior staff and performed by senior staff. फर्स्ट पॉइंट से आपको पता लग गया होगा कि कुछ बेसिक काम जो है वो बुक कीपिंग में कवर होता है, लेकिन कुछ एडवांस टेक्निकल या जिसमें आपको थोड़ी ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत होगी, जस्ट लाइक समराइजिंग और कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स, इंटरप्रिटेशन करना बुक से, वो सीनियर स्टाफ का काम होगा। It does not require special skills. However, accounting requires special skills. Main objective is to maintain the systematic record of financial transaction. मतलब आपके पास रेगुलरली अपने बिजनेस के हर एक ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड होना चाहिए। ये बुक कीपिंग के अंदर श्योर किया जाता है। अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होगा इज टू असरटेन द नेट रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन एंड टू फाइंड द फाइनेंशियल पोजीशन। अब देखो, नेट रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस का मतलब ही क्या हो गया? ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में आपको यही पता लगेगा कि
ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस लॉस कितना है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. ऑपरेशन हेयर मीन्स योर रूटीन ट्रांजेक्शन, योर रूटीन बिजनेस. और फाइनेंशियल पोजीशन भी पता लगेगी. सो दीज आर द डिफरेंसेस ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग. अपकमिंग टॉपिक इज अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी. प्लीज पॉइंट्स में कभी भी कंफ्यूज मत होना, बिकॉज क्वेश्चन कैन आस्क यू द डिफरेंस ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग और अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, या फिर तीनों में भी डिफरेंस आ सकता है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द रिलेशन ऑफ अकाउंटिंग with that of bookkeeping and accountancy. इसमें दिया हुआ है कि accountancy is knowledge, whereas accounting is the action or the process. मतलब accountancy वो vast knowledge है जिसमें आपको accounting कैसे करनी है ये सब पता होना चाहिए. And accounting is ultimately the action. मतलब जब आप उस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसको accounting बोलेंगे. बट जो आपके पास नॉलेज है, जो आपको प्रोसीजर्स टेक्निक्स पता है, वो अकाउंटेंसी है. अकाउंटिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फ्रेम्ड बाय अकाउंटेंसी. मतलब काम कौन कर रहा है? अकाउंटिंग. लेकिन किसकी गाइडलाइंस के अंडर? अकाउंटेंसी. लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग प्रोसेस हम प्रॉपरली रूल्स और प्रिंसिपल्स को ध्यान रखते हुए करते हैं, लेकिन ये रूल्स और प्रिंसिपल्स हमें किसने दिए? अकाउंटेंसी ने. Thus it is said that accountancy is knowledge of accounting and accounting is the application of accountancy. What I personally think is यहाँ पर 1 mark क्वेश्चन इजीली बनाया जा सकता है. एक होगा डायरेक्टली वो आपसे पूछे व्हाट इज द रिलेशन इन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, या फिर व्हाट इज द डिफरेंस इन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी. बट अनदर गुड क्वेश्चन कैन बी ये वाला सेंटेंस को यूज करके क्रिएटेड. सो अकाउंटिंग इज द नॉलेज, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि अकाउंटेंसी आपको रूल्स और प्रिंसिपल्स के बारे में बताती है या फ्रेम करके देती है, लेकिन अकाउंटिंग में आप अल्टीमेटली उनको यूज करके रिकॉर्ड करते हैं. रिमेंबर द 2 words knowledge and application. Now what are the objectives of accounting? हमने जो प्रोसेस पढ़ी है या डेफिनेशन में टर्म्स यूज हुई है, अगेन हम उसी को यूज करने वाले. देखो, सबसे पहले रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. तो हमने स्टेप पढ़ा था रिकॉर्डिंग. डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस, जो आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताएंगे. डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन. तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं, दीज आर कवर्ड अंडर समरी. असिस्टिंग द मैनेजमेंट. ये मैंने आपको बताया था कि हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजर्स तक कम्युनिकेट करते हैं एंड रिजल्ट्स ऑफ द अकाउंटिंग, जिसमें से कि एक मैनेजमेंट भी है जो आपको अल्टीमेटली यहाँ पे फिर से हम लिख सकते हैं डिसीजन मेकिंग. देन वी हैव अकाउंटिंग, कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स. अब यहाँ पर यूजर्स जो है दैट इज अ ब्रॉडर टर्म यूज्ड. मैनेजमेंट वाला इसी का एक सब पार्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो यूजर्स हैं दैट कैन बी इंटरनल, एक्सटर्नल, और उसके भी सब कैटेगरीज वो भी देखेंगे हम. प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स. अब देखो ये प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? अल्टीमेटली जब आप हर एक ट्रांजेक्शन का अच्छे से रिकॉर्ड रख रहे हैं, आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स उसके अटैच होने चाहिए, वाउचर्स, इनवॉइस और एनी काइंड ऑफ प्रूफ. तो कभी भी अगर ऑनर को, मैनेजमेंट को या अथॉरिटी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करना पड़े ना, वो इजीली कर सकते हैं. वो वहाँ से आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं चल रही. सो बिकॉज ऑनर का पैसा लगा होता है बिजनेस में, और वो रिकॉर्डिंग के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को रखते हैं. तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि उनके एसेट्स का मिसयूज किया जा रहा है. सो थ्रू दिस अकाउंटिंग स्टेप्स
आपको सारा कुछ प्रूफ मिल सकता है एंड यू कैन ईजिली प्रोटेक्ट योर बिजनेस असेट्स। अब आपको एक चीज़ का क्या ध्यान रखना है, अभी तक जो हमने पॉइंट्स पढ़े दैट वाज सेंटेंस बेस्ड और उसमें कोई बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं थी, एक अकाउंटिंग प्रोसेस में होगी ज़रूर, लेकिन फ्रॉम दीज टॉपिक्स, ये ऑब्जेक्टिव्स और एडवांटेजेस लिमिटेशंस जो हम करेंगे, स्टूडेंट्स को सब हेडिंग्स लर्न हो जाती हैं, लेकिन कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स में क्या आना चाहिए और फीचर्स में क्या आना चाहिए, लिमिटेशंस और एडवांटेजेस में क्या होगा। इस सब के लिए तो आपको सब हेडिंग्स अल्टीमेटली लर्न करनी पड़ेंगी। आप उसको कुछ सीक्वेंस बना सकते हैं, रिटन प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अपनी बुक से बहुत अच्छे से पढ़ें, बिकॉज अगर आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिल रहा है फॉर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, कुछ स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि अगर हम 6 पॉइंट्स देंगे लेकिन बहुत शॉर्ट शॉर्ट लिख देंगे, वन लाइन लिख देंगे तो ये चलेगा, और बिकॉज हमने 3 मार्क के लिए 6 पॉइंट्स दिए तो हमें 3 मार्क्स मिलने चाहिए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो सजेस्टेड आंसर्स में, सैम्पल पेपर्स में, इवन जो बुक्स की बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए होते हैं, दे माइट हैव कवर्ड ओनली 3 पॉइंट्स, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन उन्होंने बहुत अच्छी लिखी होगी। आपको भी अपने आंसर्स में यही ध्यान रखना है, और जब तक आप अपनी बुक थॉरोली रीड नहीं करेंगे, आप उन पॉइंट्स को नहीं समझोगे, तब तक आप एग्जाम के लिए डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं लिख सकते हो। सो प्लीज़ यहाँ से इन टॉपिक से आप ध्यान रखना कि जब आप मेरी वीडियो देख रहे हो या आप अपना चैप्टर रिवाइज कर रहे हो, वंस यू आर कवर्ड विद दीज पॉइंट्स, आपने सब हेडिंग्स देखी हैं, लेकिन उसके अंदर आप क्या क्या डिटेल लिख सकते हैं आपको वो भी पता होना चाहिए। नॉट बिकॉज कि आपको पेपर में एक्सप्लेन करना पड़ सकता है, बट वो उन सेंटेंसेस में से भी क्वेश्चन बनाकर दे सकते हैं इजीली। अगर आप कोई भी सेंटेंस डिटेल्स में से यूज करो और आप लिख सकते हो आइडेंटिफाई विच ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग हैज बीन हाईलाइटेड हियर, तो अगर आपने वो बुक थोरोली रीड नहीं की होगी, आपको इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं पता होगी, तो आप वो क्वेश्चन ठीक से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। सो प्लीज गो थ्रू द एक्सप्लेनेशंस। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। Maintaining systematic accounting records, recording. Preparation of financial statements. Financial statements is the broader term used for your जो summary होती है ना, used for your trading account, profit and loss account, and balance sheet. मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, बहुत सारे लॉज में प्रॉपरली लिखा हुआ है, इफ यू आर रनिंग एनी काइंड ऑफ बिजनेस यू नीड टू मेंटेन योर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब अगर मैं इसको रिलेट करना चाहूँ तो आई कैन रिलेट इट टू कंपनीज एक्ट 2013, इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी एक्ट। इन सभी लॉज में प्रॉपरली मेंशन्ड है कि आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड होने चाहिए, बेस्ड ऑन विच आप अपनी रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं या आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं। कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली टू इट्स यूजर्स, और ये पॉइंट ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक में कवर हो रहा है। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, अगेन फॉर डिसीजन मेकिंग। सो फंक्शंस आर समहाउ रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव्स और प्रोसेस। नाउ वी हैव एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अब एडवांटेजेस में भी ना फिर से वही पॉइंट्स रिलेट होंगे, तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी प्लीज़, जब आप ऐसा कोई चैप्टर रिवाइज कर रहे हो ना, यू कैन क्रिएट अ टेबल ऑन लार्ज शीट और चार्ट आप यूज़ कर सकते हो। यू कैन क्रिएट डिफरेंट कॉलम्स। अब देखो, आपने प्रोसेस करी है, एडवांटेजेस कर रहे हो, फीचर्स कर रहे हैं, और ऐसे काफ़ी सारे पॉइंट्स आएंगे।
और बहुत कुछ ना रिलेटेड है। अगर आप इनको अलग अलग टॉपिक लेकर करोगे तो इट माइट बी लेंदी फॉर यू। तो मेरी सजेशन ये रहेगी कि कुछ जो कॉमन पॉइंट्स हैं आप उनको यहाँ पर लिखो, मेंशन दैट पॉइंट हियर। फॉर एग्जाम्पल रिकॉर्डिंग, हर एक पॉइंट में रिकॉर्डिंग कवर हो रहा है, आप इसका सबहेड यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये रिकॉर्डिंग जो है वो प्रोसेस में भी है, एडवांटेजेस में किस वे में लिखा हुआ है, फीचर्स में कैसे लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल फीचर्स में एडवांटेजेस में लिखा हुआ है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, तो ये रिकॉर्डिंग से ही तो आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ना इससे आपको पॉइंट लर्न करने में काफ़ी आसानी रहेगी। रिकॉर्डिंग के अलावा मेजरमेंट हो सकता है, या जो अब कम्युनिकेटिंग पॉइंट हर एक में आ रहा है, कम्युनिकेटिंग द एंड रिजल्ट्स टू द यूजर्स, तो वो प्रोसेस में भी होगा। एडवांटेजेस में उसको कैसा लिखा हुआ है वो आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, सिमिलरली फीचर का कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपके पास एक समराइज टेबल बन जाएगी, आपको पता होगा कि कौन सा पॉइंट एडवांटेजेस में कवर करना है और कौन सा नहीं, सिमिलरली फीचर्स में क्या आएगा या क्या नहीं। अगर हम इसको बहुत अच्छे से ऐसा टेबल क्रिएट कर लेंगे ना तो आपको पॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अदरवाइज एग्जाम में कई बार दिक्कत आती है कि ये तो एडवांटेज भी लग रहा है और फीचर भी लग रहा है, अब ये पॉइंट इसमें आना चाहिए या नहीं। सो यू कैन जस्ट यूटिलाइज दिस वे टू हेल्प यू आउट। नाउ वी हैव सम पॉइंट्स फॉर एडवांटेजेस, वो देख लेते हैं। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, आप सारा रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं, आपको अकाउंटिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स देखने के लिए हेल्प करेगी, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देगी। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, अगेन डिसीजन मेकिंग या कोई भी स्टेप लेना हो, या आप अल्टीमेटली अपने बिजनेस को समझना चाह रहे हैं कि क्या इसकी पोजीशन चल रही है। रिप्लेस मेमोरी, बिकॉज जब आप हर एक चीज रिटन में रख रहे हैं, आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स हैं, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। आप खुद सोचे ना कि अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हैं तो आपकी कोई भी ट्रांजेक्शन हुई, आप ऑन डेली बेसिस अब उसको साथ के साथ रिकॉर्ड कर रहे हो। अगर आपसे कोई भी पूछता है, आपका कोई सीनियर पूछ रहे हैं, जूनियर पूछ रहे हैं, मैनेजमेंट आपके पास आई है क्वेश्चन करने के लिए, आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हो, आप इजीली बुक्स के थ्रू जाकर और उनको फटाफट से बता सकते हैं। यू नीड नॉट टू रिकॉल कि ये सर सुबह ये काम हुआ था या ये ट्रांजेक्शन हुई थी, नथिंग लाइक दैट। लेकिन अगर आप अकाउंट्स रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं तो यू नीड टू रिकॉल दैट। फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। अब कंपैरेटिव स्टडी कैसे, अगर आपने लास्ट ईयर के अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार किए होंगे और इस साल का भी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया है, यू कैन इजीली कंपेयर। आप देख सकते हैं ना कि आपके लास्ट ईयर के रिकॉर्ड्स में नेट प्रॉफिट कितना था, इस साल कितना आया, ज़्यादा है या कम है, उसके रीजंस क्या हो सकते हैं, बिकॉज यू इंक्लूड ऑल द एक्सपेंसेस, इनकम्स, तो आप स्पेसिफिकली इन डिटेल आप कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। एंड अल्टीमेटली इट इज़ रियली वेरी यूजफुल फॉर योर फ्यूचर डिसीजंस। फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज, मतलब अब आपको टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि मेरा इस साल की कितनी इनकम हुई, उस पर डिपेंड करेगा कि आपको टैक्स कितना पे करना है। सो अगर आपके पास पूरे साल के रिकॉर्ड होंगे तभी आप समरी बना पाएंगे, एंड यूजिंग दैट समरी यू कैन जस्ट कैलकुलेट योर टैक्स लायबिलिटी टू द गवर्नमेंट। फैसिलिटेट्स लोन्स, अब आपको कोई भी बिजनेस लोन लेना है तो आपको अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या पोजीशन दिखानी पड़ेगी। इट इज़ वेरी मच यूजुअल, जब भी आप अपने फाइनेंस प्रोवाइडर के पास जाएंगे, चाहे वो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या बैंक्स हैं, दे विल डेफिनेटली आस्क यू फॉर योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ताकि आप उनको प्रूफ मिल पाए कि आपके पास वाकई ही ऐसी पोजीशन है या नहीं है कि आप मेरा लोन रिकवर करा पाएंगे। इफ बैंक इज प्रोवाइडिंग यू सम मनी, डेफिनेटली दे जस्ट वांट टू चेक योर क्रेडिबिलिटी, सोल्वेंसी, तो ये सारा कुछ वो आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड से देख लेते हैं। सो इट विल हेल्प यू टू फैसिलिटेट लोन, टू टेक लोन फॉर योर बिजनेस पर्पस और सम अदर पर्पस। एविडेंस इन कोर्ट, अगर आपको कोई भी कोर्ट में स्यू कर रहा है
You can easily show your books of accounts, your source document मतलब किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट जो आपकी ट्रांजेक्शन का प्रूफ है, फॉर एग्जाम्पल एनी काइंड ऑफ इनवॉइस और समथिंग लाइक दैट। तो अगर आपके पास पूरे रिकॉर्ड्स होंगे, आप लीगली उनको मेंटेन कर रहे हैं, तो कभी भी आपको कोर्ट में कोई प्रूफ देना हो तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू शो एन एविडेंस। लेकिन अगर वर्बली वो चीज़ होगी तो दैट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज एविडेंस। नेक्स्ट ये है फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। अब देखो, बिजनेस अगर आपको सेल करना है तो आप एक एक चीज काउंट करने नहीं बैठेंगे। आपके पास अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स होंगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू कैलकुलेट द अमाउंट यू वांट फॉर योर बिजनेस। सो अगर आपको कभी भी बिजनेस सेल करना पड़े, आपकी बैलेंस शीट इज द वर्थ। आपकी बैलेंस शीट से ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हो व्हाट इज योर लायबिलिटी, व्हाट आर योर एसेट्स। अब ये टर्म्स क्या हैं, ये हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स चैप्टर में कवर करेंगे। Last one is helps in decision making, as we have covered this point in each and every topic. तो ये आपको बहुत सारे टाइप के डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकता है। फॉर एग्जांपल एक्सपेंशन ऑफ योर बिजनेस, या आप कोई भी अपना फ्यूचर बिजनेस डिसीजन लेना चाहते हैं, इट विल हेल्प यू। नाउ वी हैव लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अब देखो, नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, यस, बिकॉज कहीं ना कहीं हम कुछ अप्रॉक्सीमेट अमाउंट भी लेते हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा रिकॉर्डिंग के टाइम पे हो भी जाता है कि आपको प्रॉपर एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं पता लगेंगी। सो इट इज़ नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। आप ऐसा नहीं कह सकते कि इट इज़ 100% परफेक्ट। डज नॉट इंडिकेट द रिलाइजेबल वैल्यू। रिलाइजेबल वैल्यू मतलब अगर आप कोई भी असेट या लाइबिलिटी मार्केट में रिलाइज करना चाहते हैं तो उसकी क्या वैल्यू हो सकती है। हम ना आगे एक प्रिंसिपल चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल आएगा। और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल ये बोलता है कि आपकी जो भी ट्रांजैक्शन हुई है, वॉट एवर द एसेट यू हैव, या कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो, वो आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पे करोगे। मतलब जिस टाइम आपने ट्रांजैक्शन करी, आपका उस टाइम कितना पैसा लगा या आपको मिला, दैट विल बी रिकॉर्डेड इन योर बुक्स। With the time, change in value of money does not affect your accounting. और ये एक ड्रॉबैक है। तो वो वहीं से कवर किया गया है कि हम रियलाइजेबल वैल्यू को इंडिकेट नहीं करते, बट अल्टीमेटली द कॉस्ट या फिर हिस्टोरिकल वैल्यू। इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। सबसे पहले हमने पढ़ा था मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी। अब कोई भी ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर की होगी, मनी में रिकॉर्ड कर सकते होगे, तभी आपकी वो अकाउंटिंग का एक पार्ट बनेगा। बट एनी काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन या कुछ भी एलिमेंट जो क्वालिटेटिव है, चाहे वो कितना ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, उसको अकाउंटिंग में हम इग्नोर ही करते हैं। एंड फॉर दिस बेस्ट एग्जाम्पल कैन बी ऑनेस्टी ऑफ योर एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट, जो कि हर किसी बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो चाहे कितने ही ऑनेस्ट क्यों ना हो, आप उस चीज़ को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते, बिकॉज इट अल्टीमेटली डज नॉट इंक्लूड द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस, ये अभी मैंने आपको यहाँ से भी रिलेट कराया था विद हिस्टोरिकल कॉस्ट वैल्यू। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट भी यही बोलता है कि हम प्राइस लेवल चेंजेस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते, जिस वैल्यू पे वो ट्रांजैक्शन हुई है वही रिकॉर्ड की जाएगी। इट मे लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है कि आप जो पोजीशन एक्चुअली है वो रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो, वो नहीं दिखा रहे हो। यू आर शोइंग समथिंग विच इज़ बेटर टू बी प्रेजेंटेड फॉर अ बिजनेस। तो अगर आपके लॉसेज हैं, आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मैन्युपुलेट करके उसको कम दिखा सकते हो, प्रॉफिट दिखा सकते हो, या किसी भी तरह से फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट कर सकते हो, एंड विच इज़ डेफिनेटली अ बिग लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, जिसकी वजह से आप अकाउंटिंग को ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते।
ओके, नाउ वी हैव अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जिसकी हम काफ़ी देर से बात कर रहे हैं कि हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज़र्स को कम्युनिकेट करते हैं। अभी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या है? जितनी भी हमने अकाउंटिंग करी उसमें से अगर हम कोई भी डिटेल किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं या कुछ भी हमें उससे पता लग रहा है, दैट इज अल्टीमेटली द इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इज अ सर्विस और एक्टिविटी जो कि प्रोवाइड करती है आपको क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, प्राइमरली फाइनेंशियल इन नेचर। अब देखो यहाँ पे ना इन्होंने क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन कहा है, लेकिन फाइनेंशियल इन नेचर होगी वो पैसों से ही रिलेटेड। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में आप बोल सकते हो कि योर बिजनेस इज प्रॉफिटेबल, दैट कैन बी क्वालिटेटिव इन नेचर, बट हाउ? बिकॉज आपका फाइनेंस, आपका जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है या आपके ट्रेडिंग P&L है वो बता रहे हैं कि यू हैव ह्यूज ऑफ नेट प्रॉफिट। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैसे कैसे हो सकते हैं? इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट और सरप्लस, information relating to financial position and information about cash flow. प्रॉफिट और सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता लगेगा, फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट से पता लगेगी, एंड कैश फ्लो, वी प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट जिससे आपको कैश फ्लो की पोजीशन पता लगेगी कि वेदर देयर आर इनफ्लोज और आउटफ्लोज, कौन सी एक्टिविटी से है एंड ऑल। दिस इज अ टॉपिक टू बी कवर्ड इन 12th क्लास। अभी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देख ली हमने क्या होती है, लेकिन हु आर द यूजर्स? अब यूजर्स को वो दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, वन इज इंटरनल, अनदर वन इज एक्सटर्नल। Internal user में we have three main users. One is owner, next is management, and then employees or workers. Owner because ultimately यही main person है या group of people हैं जो कि business में अपना पैसा लगा रहे हैं, capital introduce कर रहे हैं, ultimately सारा risk owner ही लेते हैं, तो उनको तो पूरा हक है accounting information जानने का, to understand whether it is profitable or not. Next is management, और management में decisions, क्योंकि management जो है main decision लेती है related to any kind of business, तो वो उसके लिए काम आएगा। Then we have employees or workers. अब देखो, हम employees को promise करते हैं कि अगर आप हमें maximum production में help करेंगे तो जो भी हमारा profit आएगा हम उसमें से आपको कुछ शेयर देने वाले हैं या फिर बोनस। तो अब जब भी आपको एम्प्लॉयज या वर्कर्स को ऐसा कुछ लग रहा है कि हमें नहीं मिल रहा, तो दे कैन क्रॉस चेक यूजिंग अकाउंटिंग डिटेल्स। सो वो भी एक इंटरनल यूजर का पार्ट है। अदर देन दीज थ्री, एवरीवन इज एक्सटर्नल टू द बिजनेस, इसीलिए उनको बोला गया है एक्सटर्नल यूजर्स। आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि यूजर एक्सटर्नल है या इंटरनल है। दूसरी बात, यूजर को एक्चुअली यूज क्या है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द क्रेडिटर, लेकिन आपको प्रॉपर वो सेंटेंस भी दे सकते हैं कि नेम द पार्टी और नेम द यूजर जिसको अकाउंटिंग डिटेल्स टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए चाहिए होती हैं। तो अभी आपको खुद से पता होना चाहिए कि टैक्स अथॉरिटीज या गवर्नमेंट कह सकते हैं हम, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल यूजर, जिनको हमारी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की ज़रूरत होती है। सो इसके नाम के साथ आपको इसके अंदर का यूज भी एक्चुअली पता होना चाहिए टू क्रैक एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। सो एक्सटर्नल यूजर्स इंक्लूड्स बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि दे आर द फाइनेंस प्रोवाइडर्स। आपको कभी भी लोन लेना है, अभी अभी हमने एक एग्जाम डिस्कस भी किया था रिगार्डिंग लोन, कि आपको लोन लेना है तो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ही काम आती है, बिकॉज यूजिंग योर
trading profit and loss and balance sheet. They can know your financial performance and financial position. Next is investor and potential investor. इन्वेस्टर वो जिन्होंने आपके बिजनेस में पैसा लगाया है, एंड अल्टीमेटली हमारी इन्वेस्टमेंट का मेन मोटिव होता है टू अर्न मनी. तो वो आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन या अकाउंटिंग डिटेल्स चेक करेंगे ना टाइम टू टाइम कि वेदर यू आर प्रॉफिटेबल और नॉट. जस्ट एग्जाम्पल, अगर हम कहीं कभी किसी कंपनी के शेयर्स में मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो वी कीप ऑन चेकिंग इट्स मार्केट वैल्यू, इट्स फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस, या कोई भी न्यूज़ उससे रिलेटेड, बिकॉज वी आर कीन टू नो इट्स रिटर्न्स. नेक्स्ट इज पोटेंशियल इन्वेस्टर. हो सकता है कि कोई आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है इन फ्यूचर, तो ब्लाइंड फोल्ड तो नहीं होगा इसमें. डेफिनेटली वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस को देखेंगे. एंड जो भी मेजर कंपनीज हैं, जो भी फेमस कंपनीज होती हैं, लिस्टेड कंपनीज होती हैं, उनके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपके पास इंटरनेट पर अवेलेबल है, मैगजीन्स में अवेलेबल है. तो आप वहाँ से उनकी डिटेल्स चेक करके अपना डिसीजन ले सकते हैं. नेक्स्ट पार्टी इज क्रेडिटर. और क्रेडिटर इज द पर्सन या सप्लायर जो आपको क्रेडिट पे गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है टू रन योर बिजनेस. सो ऑफ कोर्स उनको भी आपकी सॉल्वेंसी, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी से मतलब होगा. मेनली वो भी यही चेक करना चाहेंगे कि अगर हम आपको क्रेडिट पे कोई गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं तो क्या हम फ्यूचर में वो मनी रिकवर कर पाएंगे या नहीं. गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज. और गवर्नमेंट में मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया टैक्सेशन अथॉरिटीज. या गवर्नमेंट वैसे भी देख सकती है कि आपका बिजनेस लीगली चल रहा है या नहीं चल रहा, आपके रिकॉर्ड्स प्रॉपर मेंटेन्ड है या नहीं, whether you are paying different kinds of taxes, duties or not. Then researchers, आपके बिजनेस से रिलेटेड या आपकी जो बिजनेस जिस इंडस्ट्री में आता है उससे रिलेटेड कभी कोई रिसर्च हो रही है, तब भी आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूटिलाइज होगी. Then we have consumers and public. अल्टीमेटली आपका बिजनेस आपके कंज्यूमर्स या कस्टमर्स की वजह से ही चल रहा है. वो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं. सो प्लीज यूजर्स के नेम विद द यूजेस आपको समझ आए और इनको लर्न करने की कोशिश करना, बिकॉज एज आई हैव टोल्ड यू कि किसी भी सेंटेंस से वो क्वेश्चन बना सकते हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. मतलब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देती हैं, लेकिन इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी का मतलब जिस पे आप डिपेंड कर सकते हो. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे रिलाय करके आप बहुत सारे अपने डिसीजंस लेते हैं. अभी हमने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजर्स पढ़े. हर किसी यूज़र का अपना अपना डिसीजन होगा या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज़ करके वो कुछ ना कुछ अपना स्टेप लेते होंगे. सो इट मस्ट बी रिलायबल. मतलब आपको जो डिटेल दी जाए आप उस पर रिलाय करके अपना काम कर सकें. नेक्स्ट इज रेलेवेंस. रेलेवेंस मीन्स समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू योर बिजनेस. मतलब रेलेवेंट. अगर कोई चीज़ आपके बिजनेस के लिए रेलेवेंट नहीं है तो वो आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में होगी भी नहीं. तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में कभी भी इररिलेवेंट डेटा नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट अंडरस्टैंडेबिलिटी. मतलब आप अपने अकाउंट्स को इस तरह से मेंटेन करें, इस तरह से रिकॉर्ड करें कि जो भी उसका अकाउंटिंग यूजर है उसको वो समझ आए. इट शुड नॉट बी प्रेजेंटेड लाइक इन अ वे जो सामने यूजर को या फिर जो भी आपकी डिटेल पढ़ रहे हैं उनको समझना है. सो अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब इन डिटेल आपको प्रॉपरली उसकी इसका ना एक एग्जांपल दे सकते हैं कि जब हम जनरल एंट्री क्रिएट करते हैं ना, जब भी हम क्रोनोलॉजिकली उसको रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, तो हम स्पेसिफिकली उसके अंदर नरेशन लिखते हैं. नरेशन शोज द डिटेल ऑफ द ट्रांजैक्शन जिसके लिए हमने जनरल एंट्री रिकॉर्ड की है. लास्ट वन इज कंपैरेबिलिटी. तो हमें जो भी अपना मेथड है प्रेजेंटेशन का, जैसे भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो थोड़ा सा इस तरह से मेंटेन करना चाहिए और यूज़ करना चाहिए
कि एक ईयर का डेटा दूसरे ईयर से कंपेरेबल हो। इसीलिए इसका एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल और अजम्पशन भी आगे पढ़ेंगे हम, कंसिस्टेंसी। मतलब आप कोई भी मेथड अगर अडॉप्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस अकाउंटिंग का, तो ईयर आफ्टर ईयर आपको वही यूटिलाइज करना चाहिए, until unless there is a requirement to change. Okay, next we have systems of accounting. अब आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, तो उसके बेसिकली देर आर टू मेथड्स. वन इज डबल एंट्री सिस्टम, अनदर वन इज सिंगल एंट्री सिस्टम. नाम से पता लग रहा है डबल एंट्री, मतलब किसी भी ट्रांजैक्शन का आपको डुअल अफेक्ट दिखाना है. दो तरह से क्या क्या आपका अकाउंटिंग रिकॉर्ड इम्पैक्ट हो रहा है वो दिखाना पड़ेगा. सिंगल एंट्री इज जस्ट ऑपोजिट. डबल एंट्री, इट मेंटेन्स अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस. ऑब्वियसली आप हर एक चीज़ के दो इम्पैक्ट दिखा रहे हैं तो कंप्लीट रिकॉर्ड होगा. जबकि हम सिंगल एंट्री को बोलते हैं इट इज़ एन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ऑफ योर ट्रांजैक्शंस, क्योंकि सिंगल एंट्री है. डबल एंट्री का अगर हम कोई एग्जांपल लें तो इट्स जस्ट लाइक इफ़ यू हैव परचेज सम स्टॉक ऑन कैश, तो आपके बिजनेस में स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा, इनफ्लो हुआ है स्टॉक का. ऑन द अदर हैंड कैश रिड्यूस हो जाएगा. तो दीज आर द टू इम्पैक्ट्स फॉर अ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन. डबल एंट्री में हम हमेशा ऐसे रिकॉर्ड करते हैं. It recognizes both debit and credit aspects of the transaction. कोई भी ट्रांजेक्शन है उसका इम्पैक्ट डबल होता है, डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, और दोनों की अमाउंट इक्वल होनी चाहिए. ये डेबिट क्रेडिट क्या होगा ये हम कुछ रूल्स के साथ पढ़ेंगे आगे, लेकिन डबल एंट्री सिस्टम में आपको ये दोनों चीज़ ही पता लगेंगी. इट रिकॉग्नाइजेस ईदर वन ऑफ द एस्पेक्ट और डज नॉट रिकॉर्ड इट एट ऑल. मतलब इसीलिए सिंगल एंट्री सिस्टम का दूसरा नाम है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स. बिकॉज या तो वो ट्रांजेक्शन को किसी एक तरह से रिकॉर्ड करेगा या रिकॉर्ड करेगा ही नहीं. और डबल एंट्री में वी रिकॉर्ड एवरी ट्रांजेक्शन विद टू एस्पेक्ट्स ऑफ इक्वल अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट. इट इज सिस्टमैटिक एंड रिलायबल. अब ये तो नाम से ही पता लग रहा होगा, और जो हमने इसके फीचर्स देखे हैं उसी से पता लग रहा है कि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड जो होगा डबल एंट्री में होगा, ऑपोजिट हो जाएगा अनसिस्टमैटिक एंड अनरिलायबल इन टर्म्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम. इन दोनों के डिफरेंस का लास्ट पॉइंट है, प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड अंडर दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप ठीक से प्रिपेयर करने वाले हो, जबकि इसमें पॉसिबल ही नहीं है, प्रॉपर नहीं होता. बट ऑन एस्टिमेशन बेसिस हम सिंगल एंट्री में अपने फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस देखते हैं. लेकिन अगर ये देखा जाए कि विच मेथड इज मोर रिलायबल, तो डबल एंट्री सिस्टम डेफिनेटली टू नो योर फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस. सो ये एक बेसिक छोटा सा चैप्टर अकाउंटिंग का, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग यहीं तक था. आप इसको वीडियो के साथ अपनी बुक्स से पढ़ें, और कोई भी डाउट आता है तो मोस्ट वेलकम, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स. आई होप आपको इकोनॉमिक्स के साथ साथ मेरा अकाउंट्स भी समझ आएगा. और अभी कुछ स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स तो थ्योरी बेस्ड हैं, बट आफ्टर दैट डेफिनेटली वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर प्रैक्टिकल पार्ट, जिसमें ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आती है. और अगर आपको लगता है कि आपको मेरे इकोनॉमिक्स के कुछ लेक्चर्स देखने हैं फॉर द चैप्टर्स वी हैव कवर्ड, you can just click on the link given with this video, and please subscribe to our channel. Do like, share and comment to this video to motivate us and to help us to reach maximum students. Thank you. Meet you in our next video. और मेरी नेक्स्ट वीडियो भी अकाउंटिंग की ही होगी, तो आप फटाफट से ये वाला चैप्टर रिवाइज करिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट चैप्टर कवर कर पाएँ. थैंक यू.